दोस्तों, इस वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका यही प्यार देखकर मैं लेकर आया हूँ विजय केडिया सर की लाइफ पे एक डिटेल वीडियो। दुनिया में बहुत से लोग अपना नसीब आजमाते हैं, लेकिन भीड़ में कहीं खो जाते हैं। याद बस वही रहते हैं जो सफल बन पाते हैं, और उन्हीं सफल लोगों में से एक नाम है मिस्टर विजय केडिया। 4 नवंबर 1959 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनके दादाजी कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक ब्रोकर का काम करते थे। जब विजय केडिया 14 साल के थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया, और पिताजी के गुजरने के कुछ महीने बाद ही उनका 10th क्लास का एग्ज़ाम था, जिसमें वो फेल हो गए। बाद में जैसे तैसे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन पढ़ाई में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत नाजुक थी। 4 बेडरूम के फ्लैट में वो 21 लोग रहा करते थे और एक वॉशरूम शेयर करते थे। Because we were living in one flat, 4-bedroom flat with 21 people were living, and one toilet we were sharing. 22 people were sharing one toilet. यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि चाहे विजय केडिया हो, राकेश झुंझुनवाला हो, हर्षद मेहता हो, या दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हो, शेयर मार्केट में इतना दम है कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान को भी अमीरों की लिस्ट में शामिल कर सकता है। मैसेज तो ये है कि अगर सारे काम अगर आप अपनी गलतियों से सीखने वाले हो तो आपकी एक जिंदगी बहुत कम पड़ने वाली है। तो सबसे होशियार आदमी तो ये होता है कि जो दूसरों की गलतियों से सीखे साथ साथ, और अपनी गलती के अलावा दूसरों की गलतियों से सीखे। जी हाँ, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। और अगर हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने 30-30, 40-40 साल मार्केट को देखा है, उनको अगर हम स्टडी करें तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से है अनुभव, एक्सपीरियंस। और जब तक आप यहां पर गिरेंगे नहीं, जब तक आपने बेयर मार्केट नहीं देखा है, जब तक आपने रातों की नींद नहीं खोई है, तब तक आप यहां पर सफल नहीं हो सकते हो। ये ब्रह्म वाक्य है मेरे ख्याल से, जो मैं समझता हूं, ये लिखा। और विजय केडिया सर की इन्वेस्टमेंट का जर्नी देखते हैं तो एक शेर याद आता है कि ये सफलता मुझे विरासत में नहीं मिली है, आपने मेरा कांटों भरा सफ़र नहीं देखा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि दोस्तों, अभी भी सिर्फ 7.3% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और 92.7% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं अपने हर वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं, लेकिन अगर इस वीडियो पे आप 1000 सब्सक्राइबर और 2000 लाइक देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 1 साल तक जितने भी वीडियो बनाऊंगा, एक में भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। साथ ही साथ मेरे 1.1 मिलियन के पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर है, मैं हर एक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो देर किस बात की, बारिश कर दो लाइक और सब्सक्राइब की। One incident where I did not have even 14 rupees to buy a box of milk Lactodex to feed my son. In between, I was offered a bulk of shares of a dairy company which was into milk products and milk products. I bought that block of that company and gifted to my wife and told her, "This is your reward for that 14 rupees we could not arrange." तो जिस आदमी के पास एक समय अपने बेटे को दूध लेने के लिए पैसे नहीं थे, बाद में उसने अपने बीवी को एक डेयरी कंपनी के बल्क ऑफ शेयर गिफ्ट किए। तो क्या है इस सक्सेस का सीक्रेट, देखेंगे आगे। 19 साल की उम्र में उन्होंने शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत ट्रेडिंग से की, और ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस उनका बहुत ख़राब रहा। शुरुआत के 10 साल उन्होंने ट्रेडिंग में बर्बाद कर दिए। यही वो समय था जब उन्होंने इतना पैसा गंवाया कि उनके पास अपने बच्चे को दूध लेने के लिए 14 रुपये नहीं थे, और एक बार उनको अपनी माँ के गहने गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। हर बार जब वो किसी ट्रेड में फंस जाते थे तो दुआ करते थे कि भगवान इस बार बचा ले, आगे से ट्रेडिंग नहीं करूँगा। लेकिन फाइनली 10 साल की मशक्क़त के बाद उन्होंने ट्रेडिंग छोड़कर इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने का डिसीजन लिया। Yeah, after 10 years of struggle, I realized that it is not my cup of tea, and still I am struggling for 10,000 rupees or 20,000 rupees. But it did not work for me. So after 10 years, I realized that maybe I'm not cut out for trading. So, and then I thought that maybe I should try my luck in investment. And from there, my journey of investment started. यहाँ पे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है उसे समझ लेते हैं। ट्रेडिंग इज़ द जीरो सम गेम, यानी कि ट्रेडिंग में जो भी पैसा आता है वो सिर्फ एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर की तरफ हैंड टू हैंड चेंज होता है। यानी कि एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर तभी प्रॉफिट करेगा जब दूसरा ट्रेडर लॉस करेगा। यानी कि ट्रेडिंग में एक दिन अगर आपका प्रॉफिट होगा तो दूसरे दिन किसी और का होगा, और अगर किसी और का प्रॉफिट होगा तो आपका लॉस होगा।
शुरुआत के समय में मैं जब भी इंट्राडे और ऑप्शन में ट्रेडिंग करता था तो मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता था और इसीलिए मैंने हमेशा के लिए उसे बंद कर दिया। जहां तक आपको रात को नींद आ रही है, जब तक जाकर बीवी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बच्चों को थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, अगर घाटा हो रहा है, तब तक आप सही लाइन में जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आप किसी अच्छे बिजनेस में अच्छी कंपनी को ढूंढते हो जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, सब चीज़ें अच्छी हो और आपका लगता हो कि वो कंपनी आगे चल के कुछ अच्छा करेगी और उस कंपनी में आज 5-10 साल के लिए और उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रोथ करती जाती है, 1 प्लांट के 2 प्लांट करती जाती है, 2 प्लांट के 4 प्लांट करती जाती है और जैसे जैसे उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जाता है वैसे वैसे उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ते जाता है और इसलिए उस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ती है और आपका प्रॉफिट होता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब हमें कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा होता है तो हम शॉर्ट टर्म के प्राइस फ्लक्चुएशन से डरते नहीं है और जब हम शॉर्ट टर्म की प्राइस फ्लक्चुएशन से डरते नहीं है तो मार्केट में लंबे समय तक टिक पाते हैं और अच्छी वेल्थ बना पाते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किस तरह से हम गिरते मार्केट में अपने फियर को और बढ़ते मार्केट में अपने लालच को मैनेज करते हैं, ये चीज़ बहुत बड़ा मैटर करती है। बट योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। मैंने यहाँ पर लोगों को देखा कि 5 लाख से लोग 500 करोड़ रुपया कमा सकते हैं और 500 करोड़ रुपया वालों को भी मैंने यहाँ पर फेल होते हुए देखा है। इसका मतलब पैसे से कभी कमाने की चेष्टा मत कीजिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है पेशेंस की, क्योंकि वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 2 रूल है। फर्स्ट रूल कहता है कि डोंट लूज योर मनी और सेकंड रूल कहता है कि डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। और इसलिए हमें शेयर मार्केट में ठंडे दिमाग से कैप्टन कूल की तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर काम करने की ज़रूरत है। विजय केडिया सर की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। 1989 में उन्होंने 35,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट में अपनी शुरुआत की और उन्होंने वो पूरे के पूरे 35,000 पंजाब ट्रैक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिसमें उन्होंने अगले 2-3 साल में 4 से 5 गुना प्रॉफिट बुक किया और उसमें जितना भी प्रॉफिट कमाया था वो पूरा का पूरा उन्होंने वापस एसीसी में इन्वेस्ट कर दिया। आपने वो कोट तो सुना होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ बकेट। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है अपने पोर्टफोलियो को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं, क्योंकि जब हम पूरा पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं तो लॉस होने का रिस्क जो है वो तो कम ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि मोर डाइवर्सिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। यानी कि अगर हमारा स्टडी कम है, हमारा नॉलेज कम है, हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, तो हम अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्टडी अच्छा है, रिसर्च अच्छा है, हमारे कंपनी के बारे में नॉलेज अच्छा है, हमें कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो हम अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड भी रख सकते हैं। विजय केडिया सर ने एसीसी को 250 रुपये में ख़रीदा था और 3,500 रुपये में बेचा। उस पैसे से उन्होंने एक घर खरीदा और बचे हुए पैसे को वापस इन्वेस्ट कर दिया। उसके कुछ साल बाद उन्होंने लीडिंग एज कंपनी के शेयर्स 30 रुपये में खरीदे और 500 से 800 के बीच में बेचे। उसके बाद 2003 से 5 के बीच में उन्होंने 3 शेयर खरीदे, अतुल ऑटो, एजीएस लॉजिस्टिक, सेरा सैनिटरी वेयर, जो 2015-16 तक 100 गुना हो गए। 2003 से 5 के बीच में उन्होंने जो ये 3 शेयर खरीदे थे वो 2008 के क्राइसिस में उनके बाइंग प्राइस से भी बहुत नीचे आ गए थे। फिर भी उन्होंने उनको पेशेंस के साथ होल्ड किया और 100 टाइम्स तक रिटर्न लिए। सेम राकेश झुंझुनवाला ने भी टाइटन के शेयर को बहुत सारे फ्लक्चुएशन के बाद भी पेशेंस के साथ होल्ड किया और वो उनके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन गया। इससे ये सीखने मिलता है कि हमें कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। हम किसी अच्छे शेयर में अगर बार बार खरीद बेच करते हैं तो एक दिन वो शेयर हमारे हाथ से निकल जाता है और हम उसमें मल्टीबैगर रिटर्न नहीं कमा पाते। कोई भी शेयर खरीदने के पीछे एक ही रीज़न होना चाहिए कि हमें उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा लगता है और हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं। और किसी भी शेयर को बेचने के सिर्फ 3 रीज़न होने चाहिए। पहला तो ये
कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी आ गई हो, दूसरा ये कि अगर हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और तीसरा ये कि हमें दूसरे किसी शेयर में इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। शेयर की प्राइस बढ़ गई हो और अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो, ये एक अच्छा रीज़न नहीं है शेयर को बेचने के लिए। कंपनी चुनते समय केडिया सर छोटी कंपनी चुनते हैं जिसमें पोटेंशियल हो बहुत बड़ा बनने का, और इसलिए वो बहुत सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं मैनेजमेंट को। मैं बोलता हूँ शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए 3 चीज जरूरी है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। केडिया सर के कंपनी सिलेक्शन फॉर्मूले को समझते हैं। वो कभी भी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका साइज़ बहुत स्मॉल हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल रिलायंस का अगर मार्केट कैप देखें तो 16.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, तो उसको डबल होने के लिए वापस 16.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन 1000, 2000, 100, 200 करोड़ की कंपनियां बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दूसरी चीज़ वो ये देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट मीडियम इन एक्सपीरियंस हो, कम से कम उनको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो, ताकि उन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव देख लिए हो। तीसरी चीज़ वो ये देखते हैं कि अगर कंपनी को 30-40 साल हो गए हो और फिर भी वो स्मॉल कैप कंपनी ही हो, तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इतने सालों के बाद भी अगर वो कंपनी बड़ी नहीं बन पाई तो उसके ब्लड में नहीं है, उसके डीएनए में नहीं है बड़ा होना। चौथी चीज़ वो देखते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट लार्ज इन एस्पिरेशन हो, उन कंपनी के मैनेजमेंट का जो ध्येय हो वो बड़ा हो, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही बिलियनियर नहीं बनेगा तो इन्वेस्टर मिलियनियर नहीं बन सकते। और पांचवी चीज़ वो देखते हैं कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल हो, यानी कि कंपनी जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए। केडिया सर कहते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया में बियर रन जो है वो छोटे होते जा रहे हैं और बुल रन है वो जो बड़े होते जा रहे हैं। क्राइसिस का है, ये थोड़े दिन ये चलेगा, ये क्राइसिस थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी, ये मेरा अपना पर्सनल अनुमान है कि कोई भी क्राइसिस इंडिया में ज्यादा चलती नहीं है और ये थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी, फिर एक नया बुल मार्केट का अभ्युदय होगा या उदय होगा। और हमें कभी भी बियर मार्केट से नहीं डरना चाहिए। बियर मार्केट तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सबसे बड़ा पैसा बनाने की। कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, और ये इतिहास भी ये बात बताता है, डेटा ये बताता है कि लोगों ने जो वेल्थ कमाई है वो बेयर मार्केट को फ्रेंड बना के कमाई है। जिस आदमी ने बेयर मार्केट में पैसा लगाया है वही आदमी वेल्थ क्रिएट किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि किसी भी न्यूज़ के चलते फोमो में या ग्रीड में या फेयर में आके कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करके और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं किसी भी कंपनी को 10-15 साल तक ट्रैक करता हूँ, उसके बाद मैं उसमें काम करता हूँ और तब तक वो मेरे रडार पे रहता है और मैं नहीं करता हूँ उसको काम। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।